Hi, good afternoon, everybody. Welcome to the session. I am Bishwajit Datta, Director, Success Head Education Services, the Clatologist. We train students for different law entrance examination, and CLAT उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है. And students who are looking forward to CLAT 2026 and 27 are always welcome for the classes. We are available in both online as well as the offline programs. Now we have a great news. आप सभी को पता है दैट द फर्स्ट इंडियन जो कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे तकरीबन 20 दिन बिता कर आए हैं, इनफैक्ट 18 दिन बिता कर आए हैं, 2 दिन तो आने जाने में लग गया. द गुड न्यूज़ इज़ दैट ही इज़ नाउ मेड ए कम बैक टू दी अर्थ और आ चुके हैं. देयर वाज अ वेरी सक्सेसफुल एंट्री ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इट वाज अ वेरी, आई वुड से, एडवेंचरस. ये जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल एडवेंचर्स होते हैं ना, दे आर ऑफ फुल ऑफ रिस्क बट ऑफ ग्रेट एडवेंचर, आई वुड से. सो दिस इज हैव रिसेंटली टेकन प्लेस and we are here to discuss what are the various steps that were mandatory to perform in order to bring the capsule back on the surface of the earth. So congratulations to everybody. In fact, now you could see that these are the steps that are basically performed by SpaceX Crew Dragon to reach the home. तो उनका जो कैप्सूल है ना, उसका नाम है ड्रैगन, उसके ऊपर ड्रैगन लिखा हुआ है, ठीक है. और ये SpaceX वालों का है. दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू दिस कंपनी विच इज एलन मस्क. सो आप सभी को ये शायद पता होगा. तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू टेक इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कैप्सूल बैक. तो फर्स्ट वाज दैट कॉल्ड एज अनडॉकिंग ऑफ द कैप्सूल. सो इन अनडॉकिंग ऑफ द कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो कैप्सूल होता है ना, वो स्पेस स्टेशन से चिपका हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, और वो न जाने कितनी बार अर्थ के चारों तरफ घूमता है. द कैप्सूल ऑल्सो अटैचेस विथ द स्टेशन एंड इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द अर्थ, मतलब रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. तो दिन में तकरीबन 18 से 19 बार ये घूमता है. मतलब यू कैनॉट कीप दैट कैप्सूल और स्टेशन स्टेशनरी बिकॉज ये घूमता रहता है, बिकॉज इट हैज़ अ सर्टेन ऑर्बिटल वेलोसिटी. So if a body is moving at an orbital velocity, it will keep on moving with that velocity because it is out of the Earth's gravitational pull. तो वो दिन भर में तकरीबन 18-19 बार अर्थ के चारों तरफ घूमता है. तो 18 दिनों के बाद जब आपको वापस होना होगा, द कैप्सूल हैज़ टू बी अनडॉक्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. वहाँ से वो अलग होता है सबसे पहले. दैट इज कॉल्ड एज अनडॉकिंग ऑफ द कैप्सूल. तो जब वो कैप्सूल ऑर्बिटल वेलोसिटी पे था तो उसकी स्पीड होती है तकरीबन 28,000 किलोमीटर्स पर आवर. तो उतनी स्पीड से जब वो अलग होता है तब भी उसकी स्पीड उतनी होती है. ओके, सो डू रिमेंबर दैट व्हेन समबडी इज इनसाइड द कैप्सूल, नो, यू कैनॉट फील द स्पीड. जैसे आप प्लेन पे होते हो तो प्लेन में आपको अंदर फील नहीं होता ना कि प्लेन इतनी तेज़ी से उड़ रहा होता है, बट आपको थोड़ा सा साउंड समझ में आता है, क्योंकि प्लेन जब उड़ता है तो आप एक एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ते हो, तो एटम्स मॉलिक्यूल से आप क्लाउड से टकराता है आपका प्लेन, तो यू आर एबल टू फील दैट कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं. बट हियर यू डोंट हैव एनी साउंड. ओके, जब आप उस ऑर्बिट में रहते हो, सोचो वो 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूम रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू फील इट बिकॉज देर इज नो एयर, देर इज नो मॉलिक्यूल्स, देर इज नो विंड, नथिंग, नो साउंड एट ऑल. तो कैप्सूल के अंदर पीपल, द एस्ट्रोनॉट्स हु आर इनसाइड दैट कैप्सूल, उनको ये फील नहीं होता है. So with that 28,000 kilometers per hour, when that capsule is revolving around the earth, you don't feel that speed. आपको वो speed feel नहीं होती है. तो जैसे ही वो कैप्सूल अलग होता है, अनडॉक होता है, तब भी उसकी स्पीड उतनी ही होती है, because there is no friction at all. So if a body is moving at a certain velocity, it will keep on moving with the same velocity. Okay? तो वो अनडॉक होने के बाद भी उसी वेलोसिटी पर रहता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डिसेंड करना है, पृथ्वी पर आना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा. मान लीजिए आपको कहीं रुकना है, यू आर ड्राइविंग ए मोटर कार और ए मोटरसाइकिल ऑन ए सरफेस और ऑन ए ट्रैक विच इज एब्सोल्युटली कर्व. नाउ यू वांट टू स्टॉप, यू कैनॉट स्टॉप जस्ट इमीडिएटली, यू हैव टू ब्रिंग दैट स्पीड टू ए लिटिल लेसर वन सो दैट यू कैन पुट योर ब्रेक्स और अप्लाई योर ब्रेक्स. तो क्या होता है, उस कैप्सूल को जब वो अनडॉक हो जाता है, तो अनडॉक होने के बाद कैप्सूल को अपनी स्पीड को कम करना रहता है, जिसके लिए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में धीरे धीरे एंटर हो सके, अपनी स्पीड को डिसेंड कर सके. तो अब क्या करें, तब काम आता है डी ऑर्बिट बर्न.
एक डी ऑर्बिट बर्न करके प्रोसेस होती है, इसमें ड्रैको थ्रस्टर्स यूज होता है। ड्रैको थ्रस्टर्स आर स्मॉल रॉकेट इंजिन्स, ओके। उसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन एंड नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड होता है उसके अंदर, जो कि बहुत जल्दी बर्न कर जाता है एज एन ऑक्सीडाइजर। N2O4 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजर, और जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो कोई थ्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही थ्रस्ट हो जाता है। तो कैप्सूल को, जैसे कैप्सूल को पृथ्वी की तरह बना है, तो कैप्सूल का जो टेल वाला पोर्शन है दैट हैज़ टू बी अपोजिट, और वहाँ से ये थ्रस्टर जो है, रॉकेट जो है, लॉन्च होते हैं, और एज ए रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस ए थ्रस्ट, जिसके कारण से जो आपका कैप्सूल है वो अपने ऑर्बिट से बाहर होता है, ओके। ऑर्बिट क्योंकि घूमता रहता है ना ऑर्बिट के ऊपर, तो जैसे जैसे ऑर्बिट पे घूमता रहता है तो वो उस 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा होता है। अब जैसे ही वो डी ऑर्बिट होने के लिए वो रॉकेट्स बर्न होते हैं, तो वो जो आपका कैप्सूल है, वो कैप्सूल अपना धीरे से ऑर्बिटल डायरेक्शन शिफ्ट करता है, और उसकी स्पीड कम हो जाती है। सो एज द स्पीड्स गॉट डाउन टू समवेयर क्लोज टू 18,000 किलोमीटर पर आवर, इट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट, मतलब आप कह सकते हो अर्थ्स के एनवायरनमेंट में एंटर होने जैसा होता है। So that is because of the d-orbit burn. The d-orbit burn is nothing, but it is there are several rocket engines that the astronauts use in order to maneuver the machine or the vehicle inside in the space. जैसे किसी स्पेस में आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसको 2-4 डिग्री ऑर्बिटल डायरेक्शन को मेंटेन करना है या बदलना है, तो ये सारे रॉकेट्स को यूज करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यदि ये नहीं होगा, मान लीजिए आपके पास डी ऑर्बिट बर्न का मशीन चला ही नहीं, तो क्या हो सकता है? इफ दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, तो आपका कैप्सूल उसी ऑर्बिट में इंडेफिनिट पीरियड के लिए घूमता रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग दैट कैप्सूल बैक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो दैट स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि मुझे वो रॉकेट को फ्यूज करना है। द रॉकेट मस्ट एक्सप्लोड एंड इट मस्ट क्रिएट एन सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट। ये जो थ्रस्टर होता है उसको बोलते हैं ड्रैको थ्रस्टर्स। अब ये ड्रैको थ्रस्टर्स यदि काम ही नहीं करेगा, तो आपका जो पूरा का पूरा जो मशीन है, जो आपका कैप्सूल है, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ एंड इट विल नेवर बी एबल टू कम बैक ऑन दी अर्थ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इनके पास। ये जो ड्रैको थ्रस्टर्स होते हैं, रॉकेट होते हैं, ये 15-16 होते हैं निकलने से पहले, सो दैट यदि एक आध कोई चला नहीं तो वो दूसरा चला सकते हैं, तीसरा चला सकते हैं एंड सो ऑन। और एकदम से नहीं चलाते, ओके। दे ट्राई टू ब्रिंग दैट व्हीकल एट ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब वो उसी ऑर्बिट में एक लगातार घूम रहा होता है, तभी उसको यूज करते हैं, सो दैट कि आप ऑर्बिट चेंज कर सको, आप एक बड़े ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ सको, नीचे की तरफ आ सको, एंड यू वुड बी एबल टू हैव ए स्मूथ डिसेंट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, दैट इज द डी ऑर्बिट बर्न ऑफ द रॉकेट्स और द ड्रैको थ्रस्टर्स। अब उसमें आपका जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल में एक ट्रंक बना रहता है, एक ट्रंक लगा होता है। ट्रंक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स वगैरह लगे होते हैं, सोलर पैनल्स लगे होते हैं बेसिकली, और उसका पर्पस होता है कि आपको लगातार एक एनर्जी सप्लाई, सोलर एनर्जी सप्लाई करता रहे, सो दैट द ऑपरेशन कुड बी कंटिन्यूड। प्लस उसमें रेडिएटर्स लगा रहता है, सो दैट इफ देर इज एन ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज बीन एक्यूमुलेटेड इनसाइड द कैप्सूल, तो उसको बाहर निकाल के रेडिएट भी कर सके, ठीक है। और बहुत सारा उसमें काम होता है। ट्रंक के अंदर बहुत सारा स्पेस रहता है, तो यू कैन कैरी लॉट ऑफ कार्गो इनटू इट, है ना। बहुत सारे अदर फंक्शंस होते हैं उसमें, वो यूज होता है। एज यू मूव टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स यू आर नाउ अबाउट टू एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें बहुत सारे लेयर्स होता है। आइनोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जब आप उन लेयर्स के अंदर एंटर करते हो ना, तो पार्टिकल्स, आपको पता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, गैसेज है, तो उसके अंदर से ये कैप्सूल को आना होगा। अब कैप्सूल जब अंदर से आएगा ना, तो उसमें ना फ्रिक्शन होगा बहुत सारा, और उस फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द कैप्सूल इज समवेयर क्लोज टू 18,000 किलोमीटर पर आवर। और उसमें जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, देयर इज लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अराउंड 1500 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर हो जाता है उस कैप्सूल का। तो इसीलिए ना ये जो आपका ट्रंक होता है ना, इसको वहां से सेपरेट करना होता है। तो जैसे द कैप्सूल इज अबाउट टू एंटर इनटू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, और उसको लगता है कि मतलब
आपको लगता है कि सर ये जल सकता है, ट्रंक जो है जल सकता है, और ट्रंक की जो डिब्रीज है उसके कारण कैप्सूल पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसीलिए कैप्सूल को ट्रंक से अलग होना होता है। सो ट्रंक जो है वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होकर ट्रंक भी नीचे आता है, बिकॉज नाउ इट इज इनटू दैट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, तो बहुत स्पीड से ट्रंक भी नीचे आता है। ट्रंक में आग लग जाती है, आग लग जाती है तो उसमें इतना बड़ा आग का गोला बन जाता है। उसके बाद हो सकता है कि वो ट्रंक जाके आपके कैप्सूल में जाके टकराए और कैप्सूल को दिक्कत हो, इसीलिए उसको सेपरेट कर देते हैं। बाद में वो जल के समंदर पे कहीं पर आके गिर जाता है, उसको उसी जगह पर गिराते हैं ताकि मतलब किसी को दिक्कत नहीं, इट शुड नॉट बी अफेक्टिंग पीपल लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो इट इज सेपरेटेड इन सच ए मैनर दैट आफ्टर गेटिंग फायर्ड इट विल बी एबल टू गॉट इनटू द सी और द ओशन लाइक, ऐसे जगह पर उसको अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद जो आपका जो कैप्सूल है वो कैप्सूल फिर आगे आता है। आगे आने के बाद अब उसको एटमॉस्फेरिक एंट्री लेनी पड़ती है, क्योंकि अब आपका जहाँ पर एटमॉस्फेयर आने वाला होता है, अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अब आने वाले होते हैं, कैप्सूल को अब उसके अंदर से गुजरना होता है। अब यू ऑल्सो नो दैट कैप्सूल इज ऑल्सो गोइंग टू फेस लॉट ऑफ फ्रिक्शन इनसाइड दैट, उसके सरफेस पे बहुत सारा फ्रिक्शन लगेगा, नीचे से काफ़ी सारा आग ऊपर की तरफ लगेगा, तो उसका टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है। तो कैप्सूल को बनाती ऐसे है कि उसका बॉटम और उसका सरफेस एक ऐसे मटेरियल से बनाते हैं दैट इट इज एबल टू बियर दैट टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस एटमॉस्फेरिक लेयर्स के अंदर जैसी एंट्री होती वैसी आग का गोला देखने को मिलता है। मीन्स द एस्ट्रोनॉट्स हु आर इनसाइड दैट कैप्सूल दे आर एबल टू सी दैट देयर इज ए ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर विच इज नथिंग बट फायर, दे आर एबल टू सी दैट। अच्छा, जब वो कैप्सूल नीचे आ रहा होता है ना, डिसेंड कर रहा होता है 18,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्टिल द एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड दैट कैप्सूल दे आर नॉट एबल टू फील दैट स्पीड। अच्छा, बहुत जरूरी होता है कि एस्ट्रोनॉट अंदर है ना, बैठते हैं ना, दे सिट इन एन इंक्लाइंड मैनर सच दैट द प्रेशर शुड नॉट बी फेल्ट इन द हेड एज वेल एज इन द लेग्स। अदरवाइज क्या होगा, ब्लड जो है आपका पैर से बाहर हो सकता है, सर से बाहर हो सकता है, नाक से बाहर हो सकता है, तो वो उसको मैनेज करते हैं। अंदर का एनवायरनमेंट इस प्रकार से मैनेज होता है दैट यू आर नॉट एबल टू फील कि आपका जो कैप्सूल है वो इतनी तेजी से नीचे आ रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। तो जैसे ग्रेविटी के इफेक्ट में आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, अलग अलग एटमॉस्फेयर में उसके ऊपर घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण आग लगता है। तो पहले कम, फिर कम होते होते फिर वो बढ़ता जाता, पहले कम रहता, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता एज यू एंटर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो बहुत ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल जहां जिस लेयर में होगा वहां पर बहुत ज्यादा आग का गोला बन जाता है वो कैप्सूल। मीन्स इफ यू सी दैट कैप्सूल यू विल फील एज इफ इट इज फुल ऑफ फायर, मतलब फायर बॉल की तरह दिखता है वो, लेकिन वो इस मटेरियल से बनता है दैट पीपल इनसाइड दैट कैप्सूल आर नॉट एट ऑल इफेक्टेड। ठीक है, तो जैसे वो एंटर होता है फिर उसके बाद पैराशूट डिप्लॉयमेंट होता है। देखो क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज एट ए वेरी हाई स्पीड, ठीक है ना, देखो जमीन पर रोकना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। यदि आप बोलोगे सर यदि वो कैप्सूल नीचे जमीन पर आ जाए फिर हम पैराशूट यूज करेंगे, तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आजकल नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरा का पूरा जो कैप्सूल है ना उसको पानी में गिराते, सो दैट देर इज ए वेरी लेस थ्रस्ट और देर इज ए वेरी लेस चांस ऑफ हार्म टू एनीबॉडी इनसाइड दैट कैप्सूल। ना तो कैप्सूल को कुछ नुकसान होता, कैप्सूल बच जाता है और उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं दे आर ऑल्सो बी एबल टू सेव देयर लाइव्स। तो क्या होता है, पहले पैराशूट डिप्लॉयमेंट होता है, उसमें दो प्रकार के पैराशूट होता है। एक होता है ड्रैग पैराशूट्स जिसका नाम है ड्रॉग पैराशूट्स। ये पैराशूट्स छोटे होते हैं और लंबे होते हैं, एंड दीज पैराशूट्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द स्पीड व्हेन द स्पीड इज वेरी हाई। बहुत हाई स्पीड को डिक्रीज करने के लिए ये ड्रैग पैराशूट यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार प्लेन्स वगैरह में ड्रैग पैराशूट यूज होता है, लंबे वाले पैराशूट पीछे से ऐसे खींचता है प्लेन को और प्लेन की स्पीड कम हो जाती है। तो ये ड्रैग पैराशूट ऊपर की तरफ खुलता है, दो पहले से पैराशूट्स खुलते हैं, दे आर ड्रैग पैराशूट्स, और वो ऊपर की तरफ खींचते हैं, छोटे होते हैं बट लंबे होते हैं। एज ए रिजल्ट वो जो 18,000 किलोमीटर पर आवर होता है ना, वो कम होके अराउंड 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आ जाता है बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉग पैराशूट्स, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यदि गड़बड़ी हुई तो आपकी सोचो आपकी स्पीड कितनी होगी, आप कितने स्पीड से नीचे आ रहे होगे। और पानी में भी यदि आप गिरते हो
तो आपका जो मशीन है, आपका जो कैप्सूल है, वो कितने स्पीड से आके नीचे गिरेगा. सो देयरफॉर द वर्किंग ऑफ दिस ड्रैग पैराशूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अच्छा ये जो ड्रैग पैराशूट है ना एकदम वर्टिकली वो अप्लाई नहीं होता. इट एक्ट्स एट अ सर्टेन एंगल. ओके, इट एक्ट्स एट अ सर्टेन एंगल. एक एलिवेशन पर वो ओपन होता है मतलब, और जैसे पीछे खींचता है आपको, तो आपका जो मशीन है, आपका जो कैप्सूल है, उसकी स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तकरीबन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आ जाती है. उसके बाद ये मेन पैराशूट्स खुलते हैं. देयर आर 4 मेन पैराशूट्स जो एक साथ लगे होते हैं और एक साथ खुलते हैं. ओके, और इनका काम होता है जो 500 किलोमीटर पर घंटे पर आवर की स्पीड का जो मोशन है उसको कम करके तकरीबन 24-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक वो ले आता है. दीज 4 पैराशूट्स आर यूज्ड ऑल टुगेदर, एक साथ. वो एक साथ इसलिए भी लगता है कि यदि एक काम नहीं करेगा तो बाकी 3 काम करेंगे. ओके, देर इज क्वाइट ए पॉसिबिलिटी. कई बार एक आध पैराशूट फॉल्ट हो जाए, खुला नहीं, टूट उसमें फट जाए, किसी प्रकार से कुछ हो जाए, तो चारों इकट्ठे चलाते. जैसे ये ड्रैग पैराशूट 2 इकट्ठा चलता है ना, 2 ड्रैग पैराशूट्स दैट ओपन्स एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, वो भी इसलिए क्योंकि एक यदि काम नहीं करेगा तो दूसरा तो काम करेगा. ऐसे करके वो शुरू होता है. हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है. दे आर वेरी बहुत अच्छे से वो इस तरीके से वो मैनेज करते हैं कि भाई यू कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. तो ये मेन पैराशूट जैसे खुलता है, 4 मेन पैराशूट्स खुलने के बाद you would see that the speed or the velocity of that capsule comes down to around 24 to 25 किलोमीटर पर आवर, और उसी स्पीड से वो पानी में आके गिरता है. इट स्प्लैशेस ऑन वाटर विद दैट स्पीड 24 टू 25 किलोमीटर पर आवर. तो जैसे आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर एंटर करते हो, एटमोस्फियर के अंदर एंटर करते हो, और एटमोस्फियर में जब वो कैप्सूल चलता है ना, तब आपको थोड़ी सी आवाज सुनाई पड़ती है. दैट मीन्स द एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड दैट कैप्सूल दे आर एबल टू सी दैट, नॉट सी, दे आर एबल टू फील दैट यार कुछ तो चल रहा है बाहर, बट बहुत ज्यादा फील नहीं होता उनको. दे आर अंडर ए वेरी कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एंड कंडीशंस, उसको मेंटेन करते, सो देयरफॉर बहुत ज्यादा फील नहीं होता है. उसके बाद सब रिकवरी हो जाती है. रिकवरी मीन्स आपका कोई वेट कर ही रहा होता है, बिकॉज यू आर कमिंग एंड स्प्लैशिंग ऑन द वाटर इन द पैसिफिक ओशन. जगह भी डिफाइंड होती है कि इस एरिया के अंदर होगा, 19-20 हो सकता है आगे पीछे. तुरंत रिकवरी के लिए हेल्प आती है, एंड दिस पीपल आर taken into care and they are taken into hospitals या NASA जहाँ पे होगा वहाँ पर वो लेके जाते हैं, and this is how it happens. So these process or these steps are required to get a comeback on the surface of the earth. So this was the great journey. Okay, so Shubhanshu Shukla with other 3 crew members, the astronauts, stayed around 18 days in the space station, and now they have a successful comeback. So we have made a great history. He is the first Indian who stayed in the International Space Station, and we are very proud of him, and we believe that such kind of adventurous acts are again going to be performed in the time to come. And let me tell you that India has given a hefty amount of money to get him admitted into this adventurous act of going to the International Space Station. So this was all that we have. Thank you so much. God bless you. As you know, I would again like to tell you before leaving this session, that rank refinement program, as I said in the last class of mine, we have students sitting in the class from morning 10 o'clock to evening 5 o'clock, and we don't teach during that period of time. We only teach when somebody has a doubt on a particular topic, and we feel that yes, this particular topic has to be taught in order to make it easy and make it to be understood to the students in a very comprehensive manner. So only then at that point of time we do the class. Otherwise, students sit in the class, they do their modules, they ask the doubts, whatever that doubts comes under the sky, from whatever books, from whatever material that they have, they can discuss with the faculty. The faculty is available from morning 10 o'clock to evening 5 o'clock, and I welcome you guys to be a part of this. I can guarantee you to a national law school, and that's a promise. So if you want to be a part of that, and if you have seen that video, please do contact me at 93296 20356. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.